तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोस्तों लगभग हर ही सेट में पूछ ही लेता है। इनकी उपस्थिति क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं एवं इनके कार्य। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और समझाने की बहुत ही अच्छी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक एवं कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ कुछ पल्ले पड़ा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। अब बात करते हैं एपिथेलियल ऊतक मतलब उपकला ऊतक। उपकला ऊतक मतलब ऊतक सबसे पहले जानिए दोस्तों, ऊतक एक ऐसा मतलब कोशिका होती है जिसमें तो इसके सभी आकार मतलब इसके आकार एवं आकृति समान होती है एवं इसके कार्य भी समान होते हैं। क्या आकार आकृति व समान कार्य, इनके कार्य भी समान होते हैं, उसे हम ऊतक बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम ऊतक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल एपिथेलियल ऊतक। क्या सिंपल एपिथेलियल ऊतक, सिंपल को दोस्तों क्या बोलेंगे, साधारण। साधारण एपिथेलियल मतलब उपकला, साधारण उपकला ऊतक। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। और दूसरा है दोस्तों ग्लैंडुलर एपिथेलियल ऊतक मतलब एक ग्रंथीय है, इसे हम बोल सकते हैं दोस्तों ग्रंथीय, ग्रंथीय उपकला ऊतक। और तीसरा है दोस्तों सर्टिफाइड उपकला ऊतक। दोस्तों सर्टिफाइड को आप इंग्लिश को हिंदी में यही मिलेगा आपको, क्या है, सर्टिफाइड उपकला ऊतक। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो सिंपल एपिथेलियल ऊतक है, जो ये साधारण उपकला ऊतक दोस्तों ये एग्जाम में नहीं मिलता है, ये हिंदी वर्ड दोस्तों मिलते ही जाता है। आपको क्या मिलेंगे, सिंपल एपिथेलियल ऊतक, ग्लैंडुलर एपिथेलियल ऊतक और सर्टिफाइड एपिथेलियल ऊतक। अब बात करते हैं दोस्तों जो सिंपल एपिथेलियल ऊतक है इसे साधारण एपिथेलियल ऊतक बोलते, उपकला ऊतक बोलते हैं। या भी 3 टाइप के होते हैं, या भी 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। इसका पहला टाइप है दोस्तों स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक। स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक को दोस्तों स्क्वैमस को क्या बोलते हैं दोस्तों, सल्की। क्या बोलते हैं दोस्तों, सल्की उपकला ऊतक, सल्की उपकला ऊतक। और दूसरा है दोस्तों क्यूबॉइड उपकला ऊतक। जैसा नाम दिख रहा है दोस्तों क्यूबॉइड मतलब एक क्यूब दिख रहा है। क्यूब मतलब आप क्या कह सकते हैं, मतलब एक घनाकार हुआ, क्या घनाकार, घनाकार उपकला ऊतक, ये घनाकार उपकला ऊतक। और तीसरा है दोस्तों कॉलमनर एपिथेलियल ऊतक। कॉलमनर मतलब कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है, स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक। क्या स्तंभाकार उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। ये रहा, ये इतने टाइप है दोस्तों किसके, सिंपल एपिथेलियल ऊतक कितने प्रकार हैं। जो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल ऊतक है दोस्तों इसके सिर्फ यही एक टाइप है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल ऊतक के दोस्तों एक ही टाइप है। आप ये कहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये कहाँ पे पाए जाए, ग्रंथियों में पाई जाएंगी। कहाँ पे, ग्रंथियों में पाई जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सर्टिफाइड एपिथेलियल ऊतक है या सर्टिफाइड एपिथेलियल ऊतक भी ये इसी टाइप के हैं। कितने, स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक, क्यूबॉइड एपिथेलियल ऊतक और कॉलमनर एपिथेलियल। अब बात करते हैं दोस्तों जब सर्टिफाइड आ जाए तो आपका क्या नाम के आगे सर्टिफाइड लगा देना, क्या सर्टिफाइड लगा देना है, आपका ये सर्टिफाइड एपिथेलियल ऊतक बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक प्रकार की। ये स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक दोस्तों ये हो गया, मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। हम से बात करेंगे दोस्तों सिंपल एपिथेलियल ऊतक में और इसमें से स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक। क्या स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक पहला डाल दे रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक मतलब इसे बोलते हैं दोस्तों सल्की। आपको ये चीज़ याद, सल्की दोस्तों एग्जाम में मिलता है कि सल्की कोशिका मतलब सल्की ऊतक को, सल्की ऊतक कहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सल्की एपिथेलियल। ये ऊतक दोस्तों कुछ इस टाइप के होते हैं। आप कहीं पे डायग्राम में दोस्तों मैं आपको फिगर चिपका दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए देखने पे। अपनी थोड़ी ड्राइंग थोड़ा लुल है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। या कुछ ऐसा होता है दोस्तों, आपके समझ में आ जाए दोस्तों यही बहुत बड़ी बात है। मेरे मतलब फिगर बने या ना बने,
आप कुछ इस टाइप के होते हैं दोस्तों। इसमें केंद्रक कुछ है यहाँ पे, हर एक जहाँ जहाँ पे दिख रहा है दोस्तों ये क्या है, केंद्रक है। यहाँ पे भी केंद्रक पाए जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, ये द्रव्य भरा रहता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हर एक कोशिका में क्या, साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे आप नाम दे दीजिए क्या, केंद्रक को, न्यूक्लियस, इसे आप न्यूक्लियस दे दीजिए। और ये जो नीचे है दोस्तों इसे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन दे दीजिए, क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब कोई भी चीज़, कोई भी कोशिका वगैरह टिकी रहेगी तो वो कहाँ पे टिकी रहेगी। आप घर बनाते हैं दोस्तों तो आपको उसकी नींव रखते हैं कि नहीं, उसका आधार आप खड़ा करते हैं। तो वही दोस्तों आप हर एक कोशिका में क्या है, ये आधार है। हर एक ये आपके सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए, सभी प्रकार के ऊतक में पाए जाए। आप कोई भी ले लीजिए, सल्की ले लीजिए, क्यूबियोइड ले लीजिए, काला मलार ले लीजिए, सभी भी मिलेगा दोस्तों। ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें ये केंद्रक है, आप देख लिए दोस्तों ये केंद्रक। अब इसके बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आप पहले आप लिख सकते हैं दोस्तों, स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक की या बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। और इसमें क्या, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका क्या है लोकेशन। इसकी बात करते हैं दोस्तों, ये लोकेशन, इसकी उपस्थिति कहाँ पे है, ये कहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लिख लीजिए पहला, ये पहला कहाँ पे पाया जाएगा, या दोस्तों आपके बहुत सारे शरीरों में पाया जाएगा। इसमें जिसमें से पहला आता है, ये पहला आ जाएगा दोस्तों आपके जो श्वसन अंग है एल्वियोली। क्या दोस्तों, एल्वियोली, श्वसन अंग में क्या एल्वियोली है। एल्वियोली से क्या बोलते हैं, वायु कोशिका, वायु कूपिका, या एल्वियोली की जो आंतरिक परतें होती हैं दोस्तों, आपको फिगर में कहीं आपको मैं चिपका दूंगा, आप उसमें अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपका ये फेफड़ा ऐसे पोधट कैसा, ये कुछ फेफड़ा ऐसे होते हैं नहीं, यहाँ पे फेफड़ा, आप क्या यहाँ पे आप सांस लेते हैं, आप सांस लिए, सांस लेने के बाद दोस्तों ये क्या, जो ये आती हैं दोस्तों, ये कुछ ऐसे ऐसे बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या गुच्छेकार, कुछ ऐसा ऐसा अंगूर का गुच्छा, देखें ना दोस्तों, जो अंगूर का गुच्छा होता है उसमें जो गुच्छे की तरह अंगूर के जो दाने होते हैं, वो आप समझिए वो एल्वियोली है। वो क्या है, वो एक एल्वियोली है। तो एल्वियोली कहाँ पे पाई जाएगी, एल्वियोली में पाई जाएंगी। और एल्वियोली का काम क्या होता है दोस्तों, एल्वियोली का काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या दोस्तों, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मतलब आप इसका एक कार्य भी देख लीजिए। इसका एक कार्य क्या हो गया, इसका क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। आपके अंदर सांस लेते हैं तो क्या होता है, आप ऑक्सीजन भी लिए, CO2 भी लिए, नाइट्रोजन भी लिए, और जिसमें हमारे वायुमंडल में सभी प्रकार गैसें आपने क्या एब्जॉर्ब कर लिया। और उसमें हमें किस किस की ज़रूरत है, हमें किस किस की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत तो है नहीं, नाइट्रोजन तो जरूरत है नहीं, हमें क्या CO2 की ज़रूरत है तो नहीं, और हमें क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमारे पास कितने ऑक्सीजन की जरूरत, हमने कितना ऑक्सीजन 21% क्या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया, हमने 21% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया। लेकिन एब्जॉर्ब करने का पूरी तरह से हमारे अंदर रह नहीं जाएगा, और उसमें क्या है, बाहर भी चला जाता है, उसमें से बाहर भी चला जाता है। और जिनमें से हम कितना 18% जो है, 18% ऑक्सीजन को क्या करते हैं दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जो बच रहा है वो इसके क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा कहाँ पे पाया जाएगा, हमारा कहाँ पाया जाएगा, हृदय में, हृदय में पाया जाएगा। हृदय मतलब हार्ट, या ये हार्ट ही, हार्ट की जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, हार्ट की जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, ये वहाँ पे भी पाया जाएगा। आपको दो चीज़ें याद रखना है, ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये श्वसन अंग तंत्र के एल्वियोली में पाया जाएगा, और हार्ट में भी पाया जाएगा। और कई प्रकार के दोस्तों, ये कई प्रकार की कोशिकाओं मतलब कई शरीर के कई भागों में भी पाया जाता है, ये शरीर के कई अन्य भागों में भी पाया जाता है। इसका कार्य भी हो गया दोस्तों क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का मतलब गैसों का आदान प्रदान करना। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, एंड एक्रीशन मतलब क्या होता है दोस्तों, अवशोषण एवं उत्सर्जन। अवशोषण एवं मतलब जो मतलब ग्रहण किए और कुछ चीज़ों को बाहर किए, तो ये किसका कार्य हो गया दोस्तों, ये स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक का कार्य हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों जो ये क्यूबॉइड एपिथेलियल ऊतक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों,
तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा समझूंगा जहाँ मैं किसी के काम आ रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो है क्या, घनाकार एपिथेलियल ऊतक। बात करते हैं दोस्तों घनाकार ऊतक, इसका नाम है दोस्तों क्या, घनाकार। तो इसकी भी कुछ ऐसी बना लीजिए। आपने मिठाई का डब्बा देखा है दोस्तों, मिठाई के डब्बे में आपने क्या, मिठाई आप बर्फी जो मतलब चौकोर कटी रहती है उसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा होता है दोस्तों, आप लोग कह रहे थे सेम ही दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसमें सब की आकृति क्या होती है, एक समान होती है। इसमें सबकी आकृति दोस्तों मेरे से फिगर बन नहीं रहा है। ठीक, यहाँ पे भी केंद्रक पाया जाएगा, यहाँ पे भी केंद्रक पाया जाएगा, ऐसा करके केंद्रक दोस्तों यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ ऐसा करके यहाँ पे दोस्तों केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों ये क्या है, सिंपल क्यूबोइडियल एपिथेलियल, सिंपल क्यूबोइडियल टिश्यू। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, और ये क्या दोस्तों, ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या होगा दोस्तों, ये न्यूक्लियस होगा। आपको ये समझ में, आप क्या जैसे में दोस्तों मिठाई का डब्बा ले लीजिए, आप क्या कर लीजिए दोस्तों, एक मिठाई का डब्बा ले लीजिए और उसमें दोस्तों कुछ ऐसी मिठाई जैसे आप बर्फी वगैरह बनाते हैं नहीं, तो क्या होता है, एक चौकोर होता है, ये चौकोर होता है, क्या ऐसे करके सभी ऐसे रखे रहते हैं। आप देखेंगे दोस्तों ये घनाकार दिखेगा। ठीक, ये घनाकार दिखेगा। आप बात करते हैं दोस्तों ये कहाँ पे ये भी पाया जाएगा, इसकी उपस्थिति लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या है, या कहाँ पे उपस्थिति, ये कहाँ पे उपस्थित होते हैं दोस्तों, ये होते हैं पहला नंबर आप याद कर लीजिए, ये कहाँ पे पहला नंबर ये आपके किडनी में पाए जाएंगे। कहाँ पे, किडनी में पाए जाएंगे। ये कहाँ पे पाए जाएंगे दोस्तों, किडनी में पाए जाएंगे। और दूसरा कहाँ पे पाया जाएगा, ये दूसरा पाया जाएगा दोस्तों आपके ग्रंथियों में, ये आपके ग्रंथियों में पाया जाएगा, मतलब सभी ग्रंथियों में, कुछ ग्रंथियों में पाया जाएगा, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथिया हो गया। और दूसरा दोस्तों थायराइड ग्रंथि, कहाँ, थायराइड ग्रंथि में पाया जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना कि कहाँ पे पाया जाएगा, इसकी उपस्थिति, इसका आकार कैसा है, बस ये दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका भी कार्य दोस्तों क्या है, इसका कार्य क्या है, उत्सर्जन करना। जब ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं दोस्तों, हमारे अंदर से लार उत्पन्न करती हैं। क्या, ग्रंथियाँ जो दोस्तों लार हार्मोन क्या करती है, उत्पादित करती हैं, मतलब स्राव करना, एक्सक्रीशन करना। और क्या दोस्तों, किडनी क्या करती है, उत्सर्जन करती है। किडनी क्या करती है, उत्सर्जन या अवशोषण, मतलब अवशोषण लिख लीजिए। ठीक है, अवशोषण का भी काम करती है। आप कहेंगे किडनी तो पेशाब को क्या, खून को फिल्टर करती है। खून में दोस्तों कुछ हमारे जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें पानी की मात्रा क्या कर लेती है, खींच लेती है। तो उसका क्या अवशोषण का भी तो काम हुआ किडनी का। तो दोस्तों किडनी की आंतरिक परतों की जो किडनी के अंदर जो है दोस्तों, किडनी मान लीजिए कुछ, किडनी आपको पता है ये सेम के बीच के आकार की होती हैं, कुछ ऐसा होती है। अब इसको काटेंगे दोस्तों, इसको काट के देखेंगे तो इसको दो भाग में काट लीजिए। ठीक, तो जिसका किडनी के ऊपर वाली सतह में पाए जाएंगे, मतलब किडनी की ऊपरी सतहों में पाए जाएंगे। इनका काम क्या होता है, अवशोषण। और ये कुछ ग्रंथियों में भी पाई जाती हैं, जिनका काम क्या होता है दोस्तों, लार ग्रंथियाँ और थायराइड ग्रंथियाँ। और इसमें दोस्तों ये क्या करती है, स्रावण एवं क्या करती हैं, अवशोषण, दोनों तरीके के काम करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो तीसरा वाला था कालमनर। अब बात करते हैं दोस्तों कालमनर की। दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अगर समझ में आ रही है तो बहुत सी अच्छी बात है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कालमनर की। ये कालमनर कुछ ऐसा लंबा होती हैं, जैसा कि दिख रहा है दोस्तों, नाम ही कुछ ऐसा है इसका, कालमनर। ठीक, आप क्या है जैसे ड्रम वगैरह होता है कि नहीं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, केंद्र है, न्यूक्लियस है। ठीक, इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, ये कालमनर है। कुछ चीज़ें दोस्तों अभी बन नहीं रहा है, अभी बताएंगे जब इसका अगला प्रोसेस होगा तो आगे बता देंगे। ठीक है,
ये कॉलमनर, आप इसको लिख लीजिए पहला। ये कॉलम के समान दिखाई देती हैं, ये थोड़ा लंबी होती हैं। ये किसे दोस्तों, घना मतलब क्या, स्तंभाकार, स्तंभाकार तथा कुछ लंबी होती हैं तथा अधिक लंबाई की होती हैं। कैसे दोस्तों, अधिक लंबाई की होती हैं, अधिक लंबाई की होती हैं। दूसरा दोस्तों, इसमें केंद्रक दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? केंद्रक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? केंद्रक जो है दोस्तों बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तो क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, कुछ है। अब अगला डाल देते हैं दोस्तों, कुछ है, कुछ स्थिति में, कुछ स्थिति में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर कुछ कई जगहों पे होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे रोम रोम जैसे आकृति उठ जाती हैं, कुछ ऐसा रोम रोम करके उठ जाती हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसा ऐसा। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों इनका आकार कुछ ऐसा ही होता है। आपको ये चीज़ें किसमें, एक्सेप्शन में, अपवाद के रूप में याद रखनी है कि कुछ जगहों पे यहाँ पे कुछ रोम जैसे, जैसे हमारे ये बाल हैं, सपोज मैं चट्टाहा हूँ, क्या हूँ, टकला हूँ, ठीक है, क्या है, हमारे बाल नहीं हैं, तो इसका काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पड़ेंगे सब फिसल जाएंगे, ठीक। लेकिन कुछ जगहों पे क्या होता है, यहाँ पे बाल आ जाएंगे, तो बाल क्या है, हमारे कांटे जैसे नुकीले से चोक चोक करके क्या है, खड़े हुए हैं, तो ये उन्हीं को दर्शाता है। ये क्या है, उन्हीं को दर्शाता है, ठीक है। जब ये ऐसे बाल जैसे आ जाएंगे दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, सिलीडरी, स्लाइडल, सिलीडियरी क्या है नाम, ही सिलिएडी, सिलिएटेड, याद आ गया दोस्तों, क्या, सिलिएटेड, सिलिएटेड है, ये कहाँ गया, सिलिएटेड, स्तंभाकार, सिलिएटेड अंदर स्तंभाकार उपकला ऊतक, ठीक है। अब इसमें एक स्टेप बढ़ गया, ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये चीज़ें पढ़ गई। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, अब इसके यहाँ तक हो गया, अब इसके कार्य भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये ज़्यादातर लंबी होती हैं, तो मतलब ये कहाँ पे पाई जाएंगी, इनका हमारा क्षेत्रफल क्या करें, बढ़ा दे रही हैं। मतलब जब इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, हमारी आंतों में बढ़ता है। कहाँ पे पाया जाता है, आंतों में पाया जाता है। आंत में छोटी और बड़ी दोनों में, छोटी और बड़ी, लार्ज इंटेस्टाइन एवं स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, ठीक। ये हमारी जो ग्रंथि है दोस्तों, ये पाइप, विंड पाइप, दूसरा कहाँ है, विंड पाइप, विंड पाइप, हवा पर जो ये श्वास नली है दोस्तों, उसमें भी पाया जाएगा। ये है दोस्तों, इनका काम भी तो होगा कुछ, इनका काम भी तो कुछ होगा दोस्तों। जब ये आंतों में पाया जा रहा है, विंड पाइप में पाया जा रहा है, तो क्या है, हमारे खाने को क्या करते हैं, धक्का देती हैं। इनका काम क्या है, खाने को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना। ये खाने मतलब जो छोटे छोटे खंड होते हैं खाने के, ठीक। ये नंबर जो हमारा मुंह होता है, जो सपोज हम खाने को इसे चबा लिए, मुंह में डाल लिए, तो उसको क्या, हमारे दांत और जो लार ग्रंथि होती है दोस्तों, खानों को क्या कर देती है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देती है। छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का मतलब ये हमारे मुंह में तो ऐसा चला नहीं जाएगा। ये छोटे छोटे खंडों में जब टूट जाता है दोस्तों, तो ये इनका काम आता है। क्या दोस्तों, ये कॉलमनर एपिथेलियल ऊतक की क्या करती है, इनके ऊपर जो रेशे पड़े हैं दोस्तों, ये बाल हैं, तो इनके ऊपर क्या था, ये खाने को क्या करते हैं, आगे की ओर ऐसा खसकाते हुए चले जाते हैं। ये खाने को आगे कर्मानुकंचित गत से ऐसे नीचे ठेलते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे हो जाए। और तीसरा कहाँ पे पाया जाए, खाना कहाँ पे जाता है दोस्तों, आमाशय में पाया जाता है। खाना आमाशय में तो जाता है, आमाशय मतलब स्टमक, खाना स्टमक में भी तो जाता है। वहाँ पे 3-4 घंटे खाना रहता है, वहाँ पे खाने की अच्छे से मरम्मत होती है, मतलब लुगदी वगैरह बन के फिर हमारा खाना छोटी आंच में जाता है, तो वहाँ पे पूरी तरह से पाचन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके काम भी देख लिए, ये कहाँ पे उपस्थित होती है, इनका आकार कैसा होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये लास्ट में जो बच रहा है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल ऊतक है वह इसी के समान है, इसी के समान था। तो इनके काम भी तो ऐसे ही कुछ होंगे, इन्हीं के समान ही तो कुछ होंगे। तो दोस्तों स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल ऊतक था उसमें कुछ खास है नहीं, इसलिए दोस्तों उसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, इसलिए दोस्तों बताना मैं उचित नहीं समझ में रहा हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ, जैसे दोस्तों अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह करता है, अगर उसमें मिलते हैं, तो मैं उसके बारे में भी डिटेल के साथ आपके सामने वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसे शानदार और मज़ेदार टॉपिक के साथ जो आपकी परीक्षा से काफ़ी दृष्टि
इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।